नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आपको बैंकर्स साथी चैनल पर मिल जाएंगे। आप वीडियोस को वहां से देख सकते हैं और वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर्स साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पेपर 1 के हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ये सेट 2 है, इससे पहले सेट 1 मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो सेट 2 है ये। तो शुरू करते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, अ सेविंग अकाउंट इज़ ट्रीटेड एज अ डोरमेंट अकाउंट इफ़ देयर इज़ नो ऑपरेशन इन द अकाउंट फॉर द लास्ट हाउ डैश डैश ईयर्स। तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि सेविंग अकाउंट कोई है तो उसको हम डोरमेंट कब ट्रीट करेंगे, कितने समय तक उसमें अगर ऑपरेशंस नहीं होते हैं तब उसको हम डोरमेंट अकाउंट मानेंगे। तो इसका साथियों करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, यानी कि 2 ईयर्स। तो 2 साल तक अगर किसी सेविंग अकाउंट में अगर ऑपरेशंस नहीं होते हैं तो उसको हम डोरमेंट अकाउंट की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। 12 महीने तक नहीं होते हैं यानी कि 1 साल तक नहीं होते हैं तो इनएक्टिव अकाउंट वो कहलाता है। और उसके बाद भी फर्दर अगर 1 साल नहीं होते हैं यानी कि 24 महीने हो जाते हैं, 2 साल तक अगर ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं तो फिर वो डोरमेंट अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी इंक्लूड। तो जो क्रेडिट फैसिलिटी बैंक ऑफर करते हैं उनमें बेसिकली ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 तरह की होती हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड वो होती हैं जहां पर डायरेक्टली फ़ंड का ट्रांसफ़र होता है बैंक से कस्टमर को, और नॉन फंड बेस्ड में ऐसा कुछ नहीं है। तो फंड बेस्ड के कुछ जो एग्जांपल हैं वो टर्म लोन हो गया, सीसी हो गया, बिल परचेज फैसिलिटी, ये सभी साथियों फंड बेस्ड क्रेडिट लिमिट में आती हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, पूछा है कि कौन कौन सी इसमें फ़ंड बेस्ड में इंक्लूड होती हैं, तो ये तीनों ही साथियों फ़ंड बेस्ड में आती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तीनों ही ये फ़ंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी हैं। नॉन फंड बेस्ड के एग्जांपल साथियों हो सकते हैं जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, तो ये सभी जो आते हैं ये नॉन फंड बेस्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, होम लोन्स आर ग्रांटेड टू। तो होम लोन्स जो होते हैं यानी कि हाउसिंग लोन जो मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं वो जनरली जो ग्रांट किए जाते हैं वो किससे दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, बिल्डर्स, ऑल ऑफ दीज। तो होम लोन्स साथियों जो ग्रांट किए जाते हैं वो इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं होम लोन्स। इंस्टीट्यूशंस, बिल्डर्स, इन सभी को होम लोन्स नहीं दिए जाते हैं, उनको जो लोन्स दिए जाते हैं वो बिजनेस लोन्स में आते हैं साथियों, होम लोन की कैटेगरी में वो क्लासीफाई नहीं होते हैं। पर्सनल लोन कैन बी गिवन टू, तो सैलरीड पर्सन, पेंशनर, फॉरेन नेशनल, एनआरआई कस्टमर। तो पर्सनल लोन जो होते हैं वो किससे दिए जाते हैं, तो पर्सनल लोन देते हैं सैलरीड पर्सन को। पेंशनर को जो लोन दिए जाते हैं वो पेंशन लोन होते हैं, और फॉरेन नेशनल और एनआरआई कस्टमर को पर्सनल लोन नहीं दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है साथियों, सैलरीड पर्सन। पर्सनल लोन आर गिवन टू सैलरीड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक branch maintain a joint account of A and B. B is declared insolvent. In such case, the balance lying in the account will be paid to. अब एक सिचुएशन दी गई है, एक एग्जांपल दिया गया है, कोई पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच है जहां पर कोई मिस्टर ए और बी हैं जिनका एक जॉइंट अकाउंट है। अब इन दोनों में से एक जो मिस्टर बी हैं उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं मिस्टर बी, तो उस केस में जो बैलेंस लाई कर रहा है उनके सेविंग अकाउंट में जो पैसा है उस पैसे का क्या होगा, वो किसको पे किया जाएगा। तो इसके ऑप्शंस ये हैं, ए बीइंग द सॉल्वेंट अकाउंट होल्डर, ए को दे दिया जाएगा क्योंकि ए सॉल्वेंट अकाउंट होल्डर है। सेकंड ऑप्शन है ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, तो जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा रिसीवर या असाइनी उसको सारा पेमेंट दे दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आफ्टर मीटिंग द क्लेम्स ऑफ बी टुवर्ड्स द ऑफिशियल असाइनी द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड टू ए, यानी कि जो भी क्लेम है बी की तरफ ऑफिशियल असाइनी का वो उतना पे करने के बाद में बैलेंस जो अमाउंट बचेगा वो ए को दे दिया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि ए को दिया जाएगा, और चूंकि बी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो बी को ना देकर जो ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर है इन दोनों को जॉइंटली दे दिया जाएगा। तो इसका लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट है साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी कि अगर ऐसा केस आता है जहां जॉइंट अकाउंट होल्डर्स में से किसी एक कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहां पर जो पेमेंट की जाती है उनके बैलेंसेस की, वो पेमेंट की जाती है एक तो जो सॉल्वेंट अकाउंट होल्डर जो है, यानी कि इस केस में मिस्टर ए जो कि सॉल्वेंट हैं, अभी भी सॉल्वेंट अकाउंट होल्डर हैं वो, और
बी जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो बी को ना देके बी की जगह जो रिसीव करेगा पैसा वो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर रिसीव करेंगे। तो यानी कि ए और ऑफिशियल असाइनी दोनों को जॉइंटली पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इन द फॉलोइंग सिचुएशन विच डिसीजन टेकन बाय अ बैंक इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट कस्टमर। तो ये भी एक इंसॉल्वेंट कस्टमर की एक सिचुएशन दी गई है जहाँ पर पूछा गया है कि जो डिसीजन बैंक के द्वारा लिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो डिसीजन लिया गया है ऑप्शन ए है, अ चेक साइंड बाय द इंसॉल्वेंट पर्सन एज ड्रॉर इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड बैंक रिटर्नड इट अनपेड। तो एक केस ये है कि एक चेक साइन किया गया इंसॉल्वेंट पर्सन के द्वारा एज अ ड्रॉर और वो प्रेजेंट किया गया बैंक में और बैंक ने इसको अनपेड रिटर्न कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इंसॉल्वेंट पर्सन कम्स टू ओपन अ न्यू डिपॉजिट अकाउंट एंड बैंक रिफ्यूजेस टू ओपन द अकाउंट। तो सेकंड केस में ये है कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन बैंक में आया नया डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने और बैंक ने मना कर दिया अकाउंट खोलने से। थर्ड है, एन इंसॉल्वेंट पर्सन कम्स एज अ पेई ऑफ अ चेक एंड द बैंक रिफ्यूजेस टू पे टू हिम। तो थर्ड ऑप्शन ये है और डी है नन ऑफ दीज। तो इस केस में ये पूछा गया है इन तीनों में से कि बैंक का डिसीजन कहाँ पर गलत है। क्या इन तीनों जो डिसीजन बैंक के द्वारा लिए गए इनमें से कोई डिसीजन बैंक का गलत है या सारे डिसीजंस गलत हैं या सही हैं। तो साथियों ये सारे ही डिसीजंस बैंक के द्वारा जो लिए गए हैं वो सही हैं, कोई भी डिसीजन गलत नहीं है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। यानी कि इंसॉल्वेंट पर्सन अगर आता है तो उसका चेक अगर एज अ ड्रॉर उन्हें कोई चेक साइन करके दिया है तो बैंक उसको रिटर्न कर देगा अनपेड। दूसरा है कि अगर डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने आता है कोई इंसॉल्वेंट कस्टमर तो उसका अकाउंट अगर बैंक नहीं खोलता है तो वहाँ पर भी बैंक का डिसीजन सही है। तीसरे केस में अगर इंसॉल्वेंट पर्सन आता है एज अ पेई ऑफ अ चेक और बैंक रिफ्यूजेस टू पे टू हिम तो वो भी डिसीजन सही है। तीनों ही डिसीजन बैंक के इस केस में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी कि आरटीजीएस सिस्टम मींस अ पेमेंट सिस्टम इन विच ऑप्शंस हैं बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। ऑप्शन बी है, फाइनल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द डे। सी है, फाइनल पेमेंट इज़ फिजिकली इफेक्टेड विद इन 24 आवर्स। और ऑप्शन डी है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस एट 3 PM डेली। तो आरटीजीएस सिस्टम जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसके बारे में हम जानते हैं साथियों, इंस्टेंटली सेटलमेंट होता है, तुरंत सेटलमेंट फंड्स का होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कैन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली टेक प्लेस होता है बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, इन MICR चेक विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन। तो चेक में जो कोड होते हैं MICR चेक में जो अलग अलग कोड्स होते हैं उनके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं और पूछा है कौन सा डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। तो पहला है फर्स्ट 6 डिजिट कोड चेक नंबर। तो चेक के नीचे वाली साइड में जो पहले 6 डिजिट होते हैं वो चेक नंबर को डिनोट करते हैं, चेक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही है साथियों ये पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है सेंट्रल 9 डिजिट कोड, सिटी, बैंक एंड ब्रांच कोड। तो बीच में जो 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट का कोड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सिटी को रिप्रेजेंट करता है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है और ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और लास्ट में जो 2 डिजिट का कोड होता है वो ट्रांजैक्शन कोड है, सच है सेविंग और करंट अकाउंट। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों, तीनों ही ऑप्शंस ये सही हैं। तो ये जो भी डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं ये सही हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे तीनों के तीनों सही हैं, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड ही अटेंड्स मेजोरिटी एंड डिसाइड टू ज्वाइन द फर्म एज पार्टनर, हिज लायबिलिटी बिगन्स फ्रॉम। तो हम साथियों जानते हैं कि माइनर वैसे तो माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कोई भी लोन नहीं लेता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर सभी बाकी जो पार्टनर्स हैं अगर वो चाहें तो वो किसी माइनर को फर्म कोई है पार्टनरशिप फर्म जो है उसके बेनिफिट्स में शामिल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स में वो पार्टनर हो सकता है। हालांकि उसकी कोई लायबिलिटी उस समय नहीं होती है जब वो माइनर होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई माइनर है जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तो अगर वो चाहता है कि वो अब
मैं वो पार्टनरशिप में एक्टिव मेंबर की तरह आ जाए, पार्टनर की तरह आ जाए फर्म में, तो उसकी लायबिलिटी कब से शुरू हो जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई पर्सन जब माइनर जो है, जब एक बार वो मेजॉरिटी अटेन करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक्टिव पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाए, एज अ पार्टनर रहे, या फिर वो उसमें पार्टनरशिप अपनी ना रखे और उससे अलग हो जाए। तो अगर वो डिसाइड करता है कि वो पार्टनर नहीं रहेगा, अलग रहेगा, तो वो उस संबंध में विद इन 6 मंथ अपने, जब वो मेजॉरिटी अटेन करेगा, 18 साल का एज होगी उसकी, उसके बाद में विद इन 6 मंथ जो है वो ऐसा जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में रिगार्डिंग अपना डिक्लेरेशन डिसीजन जो है वो ले लेगा। और अगर वो कोई डिसीजन नहीं लेता है या फिर वो एक्टिव पार्टनर बनने का डिसाइड करता है, तो उस केस में क्या होगा साथियों, उसकी जो लायबिलिटी बिगिन होगी वो कब से होगी, वो लायबिलिटी बिगिन होगी जिस डेट से वो फर्म में, उस फर्म के बेनिफिट में पार्टनर बना था, यानी कि वो बैक डेट से हो जाएगी। चाहे वो भले ही वो 16 साल की उम्र में अगर वो फर्म के बेनिफिट्स में जब उसको पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट उसमें बेनिफिट और इन अ पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया था, उस डेट से ही उसकी लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, डेट ऑफ हिज मेजोरिटी, डेट ऑफ हिज डिसीजन टू ज्वाइन द फर्म, डेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू विच that he was admitted to for benefit, date when he was admitted for benefits। तो ऑप्शन डी इसका सही है। उसकी जो लायबिलिटी जो शुरू हो जाएगी, अगर वो डिसाइड करता है, माइनर जब मेजर होने के बाद डिसाइड कर लेता है कि मुझे फर्म में एक्टिव पार्टनर बन के रहना है, तो उसकी लायबिलिटी जो शुरू होगी वो बैक डेट से होगी, यानी कि उस डेट से होगी जिस डेट में उसने उसको फर्म के बेनिफिट्स में एडमिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डैश द सब्सक्रिप्शन एंड रीपरचेज इज़ अवेलेबल ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। तो कई तरह के जो फंड हैं उनके एग्जाम्पल दिए हैं, किसी एक फ़ंड को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। कौन सा ऐसा फंड है जहाँ पर सब्सक्रिप्शन और रीपरचेज जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। ऑप्शंस हैं ग्रोथ फंड, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, डेप्ट ओरिएंटेड फंड। तो ग्रोथ फंड, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, डेप्ट ओरिएंटेड फंड, ये ऑप्शंस हैं। इनमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ओपन एंडेड फंड, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ओपन एंडेड फंड है। कभी भी यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन और परचेज जो है अवेलेबल रहते हैं, यानी कि जो रिडीम किए जा सकते हैं और कभी भी इसमें इंटर किया जा सकता है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये इसमें पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला है कि बोथ आर द सेम, नो डिफरेंस, यानी कि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, एटीएम कार्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, point of sale and ATM withdrawals, whereas debit card can be used only for ATM withdrawals। तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ATM कार्ड जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज़ हो सकता है, पॉइंट ऑफ सेल में पॉस मशीन में यूज़ हो सकता है, ATM विड्रॉल्स में यूज़ हो सकता है, जबकि डेबिट कार्ड जो है केवल ATM विड्रॉल्स में यूज़ होता है। ऑप्शन सी कहता है इसका उल्टा, यानी कि डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, पॉस ट्रांजैक्शंस एंड ATM विड्रॉल्स, वेयर ATM cards can be used only for ATM transactions। ऑप्शन डी कहता है ATM card is used in POS terminals only, whereas debit card can be used in all type of transactions। तो साथियों, इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, यानी कि डेबिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज़ हो सकता है, POS ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो सकता है, जबकि ATM कार्ड जो होते हैं, ATM कार्ड केवल ATM से विड्रॉल में यूज़ होते हैं। डेबिट कार्ड ATM विड्रॉल में तो यूज़ होगा ही, उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस में भी यूज़ हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड कार्ड। तो प्रीपेड कार्ड का एग्जाम्पल कौन सा है, इनमें से 3 कार्ड दिए हुए हैं। पहला है ट्रैवल कार्ड, सेकंड है क्रेडिट कार्ड और थर्ड है गिल्ट कार्ड। तो ट्रैवल कार्ड है जिसमें हम ट्रैवल कार्ड जो कि लोड करके और ट्रैवल करने जाते हैं। सेकंड है क्रेडिट कार्ड हम सभी जानते हैं। गिफ्ट कार्ड में एक बार जब आप इसका एग्जांपल है, जैसे कि जो कई तरह के जो कार्ड्स होते हैं जिनमें पहले से ही पैसा लोड कर लेते हैं, 5,000 10,000 उतना अमाउंट उसमें डाल के, और किसी को हम अगर गिफ्ट कर देते हैं वो कार्ड, वो अपनी मर्ज़ी से उससे शॉपिंग वगैरह कर सकता है, तो वो गिफ्ट कार्ड होते हैं। तो ये दोनों ही साथियों, ट्रैवल कार्ड और गिफ्ट कार्ड,
ये दोनों ही जो है वो प्रीपेड कार्ड हैं, क्योंकि इसमें जो पैसा है आप पहले ही पे कर देते हैं और उसके बाद में इसमें वो पैसा रिफ्लेक्ट करता है और उससे आप शॉपिंग वगैरह या उसके एक्सपेंसेस कर सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में साथियों अलग सीन है। क्रेडिट कार्ड में आप पहले खर्चा कर लेते हैं और आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है, उसका बिल आता है, उसके बाद आपको पे करना होता है। तो वो प्रीपेड नहीं है, पोस्ट पेड कार्ड का एग्जाम्पल है। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रीपेड कार्ड नहीं है, बाकी दोनों प्रीपेड कार्ड हैं, ट्रेवल कार्ड और गिफ्ट कार्ड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आर प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर। तो डेबिट कार्ड कहाँ यूज़ किया जा सकता है? कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम, फॉर मेकिंग पेमेंट इन पॉस टर्मिनल्स, मेकिंग पेमेंट इन ई कॉमर्स पोर्टल बाय प्रोवाइडिंग कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी नंबर। तो डेबिट कार्ड जो है साथियों, जैसे कि हमने अभी रिसेंट अभी पढ़ा था लास्ट क्वेश्चंस में ही, कि डेबिट कार्ड जो है वो तीनों ही काम में यूज़ हो सकते हैं। एटीएम से कैश विड्रॉ करने में भी, और पीओएस टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे पेमेंट करने के लिए भी, साथ ही जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, वहाँ से भी वहाँ पे भी पेमेंट करने में हम डेबिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तीनों ही जो हैं वो सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए मेंटेन्स अ सेविंग बैंक अकाउंट विद योर बैंक। ही हैज़ गिवन अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू हिज सन टू ऑपरेट हिज सेविंग बैंक अकाउंट। द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड मिस्टर ए इज़। तो साथियों, कस्टमर में और बैंकर में अलग अलग तरह के रिलेशन होते हैं, बैंक और कस्टमर में, और उसका किस तरह का अकाउंट है, क्या उसका सेविंग अकाउंट है या उसका कैश क्रेडिट है, उन्होंने लोन ले रखा है, तो इन सभी में, या उसका लॉकर है। तो अलग अलग तरह के रिलेशंस बैंकर में और कस्टमर में होते हैं। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो जब भी सेविंग बैंक अकाउंट किसी कस्टमर का होता है बैंक के साथ में, तो क्योंकि कस्टमर का पैसा बैंक के पास है, तो इसीलिए जो बैंक कस्टमर है वो क्रेडिटर होता है और बैंक उसका डेबिटर होता है। क्योंकि सेविंग बैंक, कस्टमर का पैसा बैंक के पास है, तो बैंक डेबिटर है उस केस में, और कस्टमर जो क्रेडिटर है, क्योंकि कस्टमर ने क्रेडिट पे दिया हुआ है पैसा बैंक को। तो इस केस में क्या होगा, चाहे भले ही उसने पावर ऑफ अटॉर्नी सन को दे रखी है, अपने बेटे को दे रखी है मिस्टर ए ने, बट उससे कोई इस चीज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसका रिलेशन बैंक के साथ कैसा है। उसका रिलेशन डेबिटर और क्रेडिटर का ही रहेगा, यानी कि बैंक डेबिटर रहेगा और मिस्टर ए जो हैं वो क्रेडिटर रहेंगे इस केस में। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, दोनों एक ही बात है। तो इनमें से कौन सा उस जिस रिगार्डिंग में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस ए है, इट इज़ गवर्नड बाय 2 स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, दया भाग एंड मितक्षरा। तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हिंदू लॉ हैं इसमें, दया भाग और मितक्षरा। तो ये दोनों हैं इसमें, ये करेक्ट है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन है, अंडर मितक्षरा एवरी सन डॉटर ऑफ अ को पार्टनर एक्वायर्स अ राइट इन जॉइंट हिंदू फैमिली बाय बर्थ। तो मितक्षरा है उसके अंदर क्या होता है, हर एक सन और डॉटर जो हैं, जो बेटा बेटी जो हैं, वो को पार्टनर एक्वायर कर लेते हैं, राइट एक्वायर कर लेते हैं बाय बर्थ। थर्ड ऑप्शन है, अंडर दया भाग स्कूल ही और शी एक्वायर द राइट इन जॉइंट हिंदू फैमिली ओनली आफ्टर द फादर्स डेथ। तो दया भाग स्कूल जो है, वहाँ पर जो है राइट जॉइंट हिंदू फैमिली में एक्वायर होते हैं ओनली आफ्टर फादर की डेथ के बाद ही। और लास्ट ऑप्शन है, ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को पार्टनर्स इंक्लूडिंग मदर एंड डॉटर इन लॉ। तो इसमें साथियों जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है, क्योंकि सारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं, स्पेशली जो फीमेल मेंबर्स हैं, वो जॉइंट हिंदू फैमिली में को पार्टनर्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। को पार्टनर्स नहीं होते हैं, मेल मेंबर्स को पार्टनर्स होते हैं। और इसमें क्या है, वो मेंबर तो होंगे, वो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर तो होंगे, लेकिन को पार्टनर नहीं कहलाएंगे। मदर और डॉटर इन लॉ जो हैं वो मेंबर होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के, बट को पार्टनर नहीं होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म डैश इन टर्म्स ऑफ डैश एक्ट। तो मैं किसी भी बैंकिंग जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है, उसमें
मैक्सिमम जो हैं पार्टनर कितने हो सकते हैं और ये किस एक्ट में ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन ए है कि 10 हो सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 के अकॉर्डिंग। सेकंड है 20 हो सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। थर्ड ऑप्शन है कि 10 हो सकते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। और डी ऑप्शन है 20 हो सकते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है सी, ऑप्शन सी, यानी कि 10 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 1956। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म इज 10 इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट, द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट ओपनिंग FCNR डिपॉजिट अकाउंट इज। तो मिनिमम पीरियड कोई FCNR डिपॉजिट अकाउंट, FCNR डिपॉजिट अकाउंट साथियों जो होता है वो एक FD की तरह है, FD की तरह का फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। तो मैक्सिमम मिनिमम पीरियड जो है इसका वो जो होता है वो 1 ईयर का लिए होता है, कम से कम 12 महीने के लिए ये FCNR डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा। और मैक्सिमम पीरियड जो इसका होता है साथियों वो 5 साल का होता है। मैक्सिमम पीरियड इसका 5 साल का है और मिनिमम पीरियड इसका जो है वो 1 साल का है, यानी कि 12 महीने का है मिनिमम पीरियड। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा FCNR डिपॉजिट के केस में 1 ईयर मिनिमम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द केसेस ऑफ डिसीज डिपॉजिटर वेयर द क्लेम्स हैव बीन रिसीव्ड एंड आर पेंडिंग बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड पीरियड आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोई ऐसे केसेस हैं जहां पर डिपॉजिटर जो है वो डिसीज्ड हो गया है और उनके क्लेम जो है वो रिसीव हो गए हैं और पेंडिंग है काफ़ी समय से, बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो टाइम पीरियड है स्टिपुलेटेड उससे ज़्यादा टाइम हो गया है और वो पेंडिंग है। तो उस केस में उन केसेस को कहाँ रिपोर्ट करना होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ बैंक, सेकंड ऑप्शन है ओम्बड्समैन, थर्ड ऑप्शन है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही साथियों करेक्ट है। जो भी ऐसे केस होंगे डिसीज्ड पर्स डिपॉजिटर्स के जिनकी जो पेंडिंग है स्टिपुलेटेड टाइम से ज़्यादा में, उनको रिपोर्ट किया जाएगा कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड द डिफरेंट अमंग द फॉलोइंग। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं साथियों, इनमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा कुछ बाकियों से अलग है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो NRE अकाउंट जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट। सेकंड है नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, NRO अकाउंट, NRO अकाउंट होता है जो। थर्ड है FCNR अकाउंट। फोर्थ है सेविंग बैंक अकाउंट। तो साथियों इनमें बाकी जो फर्स्ट 3 जो हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट हो, NRE अकाउंट हो, या NRO अकाउंट हो, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, या फिर FCNR अकाउंट हो, ये तीनों ही अकाउंट जो हैं वो NRIs के लिए हैं, यानी कि नॉन रेजिडेंट के लिए हैं, जबकि सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो रेजिडेंट्स के लिए है। तो ये तीनों से अलग है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर इस केस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, बैंक टू अफोर्ड क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट इमीडिएटली अपॉन completion of batch or else return the transaction within dash hour to completion of batch settlement if credits are unable to be afforded। तो साथियों इसमें पूछा गया है कि जब भी कोई नेफ्ट ट्रांजैक्शन होती है तो नेफ्ट ट्रांजैक्शन में जैसे हम जानते हैं कि सेटलमेंट जो होती है वो बैचेस में होती है, जबकि RTGS में ऐसा नहीं होता है, बैच नहीं बनते हैं। नेफ्ट में सेटलमेंट जो होती है वो बैचेस में होती है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब भी बैच बनेगा उसके अगर बैच बनता है और कस्टमर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होनी है, अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना है बेनिफिशियरी के, अगर वो पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है बैच बनने के बाद में, तो कितने समय में वो पैसा, अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्रेडिट, तो कितने समय में वो पैसा जो है बैंक को रिटर्न कर देना है, जिसके खाते से वो पैसा कटा है उसको वो पैसा वापस कर देना है अगर वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं जा पा रहा है। तो इसका साथियों ऑप्शंस हैं इमीडिएटली, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 आवर्स है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी कि विद इन 2 आवर्स जो है वो बैंक को वो पैसा सेटलमेंट, अगर बैच सेटलमेंट होता है उसके बाद भी अगर बेनिफिशियरी के अकाउंट में किसी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है, उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, तो विद इन 2 आवर्स बैंक को वो पैसा वापस कर देना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इन हाउसिंग लोन इफ़ EMI इज़ नॉट पेड ऑन ड्यू डेट पीनल इंटरेस्ट इज़ ए -% विल बी चार्ज नॉर्मली। तो नॉर्मली साथियों क्या होता है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, इवन CC या TL टर्म लोन के केसेस में भी ज़्यादातर जो बैंक्स में जो पीनल इंटरेस्ट जो लगता है वो 2% के हिसाब से लगता है। तो अगर हाउसिंग लोन में भी, अगर यहाँ पे जैसे हाउसिंग लोन का एग्जांपल है, चाहे कोई और लोन होता तब भी पीनल इंटरेस्ट का ऑप्शन अगर आता तो हमें 2% ही लगाना है, क्योंकि नॉर्मली ये 2% ही पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक में। तो यहाँ पे जैसे हाउसिंग लोन का एग्जांपल है, तो EMI अगर टाइम पे नहीं की जा रही है तो पीनल इंटरेस्ट बैंक जो है वो 2% चार्ज करेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अ सेटलमेंट सिस्टम इन विच द प्रोसेसिंग एंड फाइनल पेमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस कंटिन्यूसली इज़ कॉल्ड। तो अभी हमने पढ़ा था साथियों कि कंटिन्यूसली फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो किसका एग्जांपल हो सकता है? ऑप्शन है इसमें डेब्ट क्लियरिंग सिस्टम, क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम, नेशनल क्लियरिंग सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यही जो डी ऑप्शन है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये हम पहले भी अभी पढ़ा था हमने एक क्वेश्चन में कि जो RTS सिस्टम है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जो है, वहाँ पे प्रोसेसिंग और फाइनल पेमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र जो है वो कंटिन्यूसली काम करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्रैवलर्स चेक आर पेएबल टू। तो ट्रैवलर्स चेक जो है वो किस तरह के होते हैं? पेएबल टू, ऑप्शन है बियरर होते हैं, बियरर पेएबल होते हैं, या ऑर्डर होते हैं, नेम्ड पेई ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑर्डर है। ट्रैवलर्स चेक जो हैं वो पेएबल टू ऑर्डर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बेनिफिट्स ऑफ इन कोर बैंकिंग इज़। तो कोर बैंकिंग जो होती है, कोर बैंकिंग के बेनिफिट्स कुछ लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है रिलायबल सेंट्रलाइज्ड डेटा रिकवरी। सेकंड ऑप्शन है डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज़। थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो साथियों ये तीनों ही ऑप्शन, जो तीनों ही चीज़ें जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं वो सही हैं, यानी कि रिलायबल सेंट्रलाइज्ड डेटा रिकवरी होती है कोर बैंकिंग सिस्टम में, CBS सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इसमें अच्छी। थर्ड है इसमें इंटीग्रेटेड कस्टमर सेंट्रिक सर्विस भी प्रोवाइड हो पाती है। तो तीनों ही सही हैं, तीनों ही इसके फीचर हैं कोर बैंकिंग के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पीरियड अंडर RTGS। तो RTGS जो सेटलमेंट होगा, RTGS जब भी कोई कस्टमर कराएगा तो उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो कब तक प्रिजर्व करके रखने हैं, कितना समय उसका प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है? ऑप्शन है 5 साल, 5 to 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, 10 ईयर्स। ज़्यादातर केसेस में जो रिकॉर्ड्स जो प्रिजर्व किए जाते हैं वो 10 साल तक किए जाते हैं। RTGS के केस में भी ऐसा ही है, 10 ईयर्स इसका रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन पीरियड है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैंडेट गिवन बाय द इलिटरेट अकाउंट होल्डर शुड बी। तो इलिटरेट अकाउंट होल्डर अगर कोई मैंडेट देता है तो उस केस में क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा करेक्ट है हमें देखना है। अटेस्टेड बाय मैनेजर हु कन्फर्म्स एंड सर्टिफाइज द सेम। तो जो मैंडेट इलिटरेट कस्टमर देता है, अकाउंट होल्डर जो देता है, उसको अटेस्ट किया जाना चाहिए मैनेजर के द्वारा, जो कंफर्म करेगा और सर्टिफाई करेगा उसको। सेकंड ऑप्शन है अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक और मजिस्ट्रेट। तो नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट उसको अटेस्ट करेगा। थर्ड है इट इज़ इनफ इफ बी आस्क फॉर अ मैंडेट लेटर विद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो LTI विच हैज़ टू बी अटेस्टेड एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल। तो थर्ड है कि अगर कोई मैंडेट के साथ में वो पर्सन जो है, लिटरेट पर्सन, वो एक मैंडेट लेटर दे दे जिसमें उसका थंब इम्प्रेशन हो, लेफ्ट LTI हो, और जिसको अटेस्ट किया गया हो ऑथराइज्ड ऑफिशियल के द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन है बी कैन नॉट एक्सेप्ट अ मैंडेट फ्रॉम एन इलिटरेट कस्टमर एट ऑल। यानी कि इलिटरेट कस्टमर, कोई जो अनपढ़ व्यक्ति है, उससे हम मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में साथियों चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि मैंडेट जो भी इलिटरेट कस्टमर देगा इट शुड बी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक और मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मल एंड म्यूचुअली एग्रीड कमर्शियल कोलैबोरेशन बिटवीन कंपनीज इज नोन एज। तो एक फॉर्मल
और म्यूचुअली एग्रीड कॉमर्शियल कोलैबोरेशन अगर होता है कंपनीज़ के बीच में, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा था बैंक्स के बीच में जो हुआ था, एक फॉर्मल और म्यूचुअली एग्रीड कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको साथियों एमलगमेशन कहेंगे, उसको एमलगमेशन कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि ऑप्शन थे इसमें मर्जर, एमलगमेशन, स्ट्रेटजिक अलायंस, सब्सिडियरी, तो इसमें बी, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, एमलगमेशन। और फॉर्मल एंड म्यूचुअली एग्रीड कमर्शियल कोलैबोरेशन बिटवीन कंपनीज इज नोन एज एमलगमेशन। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और सब्सक्राइब करें बैंकर साथी चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।